नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। यूक्रेन और रशिया के बीच जो वॉर चल रही है उसके बाद अब भारतीय मार्केट की अगर बात की जाए तो शेयर बाजार पर इसका खासा असर देखने को मिला। आज मंगलवार के दिन भी भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत करते नजर आए। रूस और यूक्रेन युद्ध और एशियाई और अमेरिका शेयर बाजारों में गिरावट के चलते मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स जो है अब 422 अंक की गिरावट के साथ 52,420 पर खुला है, तो वहीं निफ्टी 114 अंक की गिरावट के साथ 15,448 पर कारोबार करते हुए शुरुआती दौर में नजर आया। फिलहाल सेंसेक्स 115 और निफ्टी 38 अंक की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। बाजार में आज स्मॉल कैंप और मिड कैंप शेयरों में तेजी के साथ देखी जा सकती है और वहीं सेक्टोरल बात की जाए तो करीब आईटी, फार्मा, एनर्जी, रियल एस्टेट, ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयरों में भी तेजी देखी जा रही है, जबकि बैंकिंग, ऑटोमेटल्स में और सेक्टर के शेयरों में बिकावली देखी गई है। सेंसेक्स में 30 शेयरों में 15 और आज हरे निशान में ट्रेड करते नजर आए, तो वहीं 15 शेयर लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं, जबकि निफ्टी में 50 शेयरों में 21 लाल निशान में ट्रेड करते नजर आए, जबकि 29 हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा पावर ग्रिड के शेयरों में तेजी आ गई, तो वहीं सबसे बड़ी गिरावट हिंडाल्को में शेयरों में देखी गई है। और शेयर बाजार के बाद बात करें कच्चे तेल की, तो अमेरिका, यूरोप ने रूस के कच्चे तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाया, तो कच्चे तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $300 के स्तर को छू सकते हैं। रूस के यूक्रेन पर हमले को देखते हुए रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने सोमवार को ये चेतावनी दी है कि रूसी तेल आयात पर प्रतिबंध लगा तो इसके विनाशकारी परिणाम होंगे। दरअसल कच्चे तेल के दामों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी की भी यहां पर आशंका जताई गई। उन्होंने कहा कि बल्कि $300 प्रति बैरल या उससे ज्यादा की भी बढ़ोतरी हो सकती है। अलेक्जेंडर नोवाक ने कहा है कि यूरोपीय बाजार में रूसी तेल को जल्दी से बदलना असंभव नहीं होगा। ऐसे में अब इस वर्ष से अधिक समय लगेगा और ये यूरोपीय उपभोक्ताओं के लिए बहुत अधिक महंगा होगा। नोवाक ने यह भी कहा कि यूरोपीय राजनेताओं को ईमानदारी से अपने नागरिकों, उपभोक्ताओं को आगाह कर देना चाहिए उनका क्या इंतजार कर रहा है। ऐसे में गैस स्टेशन पर बिजली के लिए, हीटिंग के लिए कीमतें आसमान छू जाएंगी। नोवाक ने यह भी कहा कि रूसी तेल पर प्रतिबंध की बात अस्थिरता पैदा करती है और उपभोक्ताओं को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। उन्होंने ये भी कहा कि नॉर्थ स्ट्रीम में 2 पाइपलाइन परियोजनाओं पर रोक के प्रतिशोध में रूस नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन के माध्यम से आपूर्ति रोक सकता है। नोवाक ने यह भी कहा कि अभी तक हमने ये फैसला नहीं किया है, इसके किसी को कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि यूरोपीय राजनेता रूस के खिलाफ अपने बयानों और आरोपों के साथ हम इस पर धकेल रहे हैं। तो इस सिविल लाइन सीएम के आवास के बाहर सोमवार को हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठी यूनियन के अध्यक्ष शिवानी कौल ने बताया है कि 31 जनवरी से यह हड़ताल जारी है। आपको बता दें कि सिविल लाइन स्थित सीएम आवास के बाहर सोमवार को हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठी यूनियन की अध्यक्ष शिवानी कौल ने बताया है कि 31 जनवरी से ही यह हड़ताल जारी है और जो लोग इसे लीड कर रहे हैं उनमें से 27 कार्यकर्ताओं को दिल्ली सरकार ने निलंबित कर दिया है। एक को पहले ही निलंबित किया गया था और 26 शनिवार को निलंबित किए गए। करीब 1000 कार्यकर्ताओं को शो कॉल्ड नोटिस भेजा गया ताकि भय पैदा किया जा सके और आंदोलन समाप्त हो जाए। शिवानी ने कहा है कि महिला बाल विकास के संयुक्त निदेशक कहते हैं कि इस धरने को लफंगे लीड कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उन्हें महिलाओं के खिलाफ ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। महिला कार्यकर्ताओं का यह आरोप है कि कार्यकर्ताओं को प्रलोभन देकर सरकार शुरू से ही इस आंदोलन को खत्म करना चाहती है। कुछ वर्कर्स के साथ सरकार कह रही है कि वो उन्हें हेल्पर के तौर पर प्रमोट करके कार्यकर्ता बना देंगे और कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर बना देंगे और वो आंदोलन में ना जाएं। तो वहीं यूपी, पंजाब समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव अब खत्म हो चुके हैं। 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आने हैं और इस नतीजे से पहले एक सर्वे के आधार पर भविष्यवाणी की जा रही है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में सभी का अनुमान है कि योगी सरकार की वापसी हो रही है, तो वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है और उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में
जो मिले जुले नतीजे हैं वो सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यीय विधानसभा सीटों को लेकर बीजेपी गठबंधन की सरकार बन रही है और यहां पर एनडीए को 228 से 244 सीटें, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 132 से 148 सीटें, बीएसपी को 13 से 21 सीटें और कांग्रेस को 4 से 8 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। तो वहीं अगर बात करें 117 सदस्य वाले पंजाब की, तो वहां पर आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। यहां पर आपको करीब 51 से लेकर 61 सीटें, कांग्रेस को 22 से लेकर 28 सीटें और शिरोमणि अकाली दल को यहां पर 20 से 26 और बीजेपी गठबंधन को 7 से 13 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया। तो वहीं 70 सीटों वाले उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को 32 से 38 सीटों तक मिल सकती हैं, बीजेपी को 26 से 32 सीटें और आम आदमी पार्टी को 0 से 2 सीटें और अन्य को 3 से 7 सीटें मिल सकती हैं। गोवा में भी आपको बताते चलें कि करीब 40 सदस्यीय विधानसभा है। यहां पर त्रिशंकु विधानसभा की संभावना है, जहां पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर कर आई है। बीजेपी को 13 से 17 सीटें, कांग्रेस को 12 से 16, टीएमसी को 5 से 9 और अन्य को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर की 60 सदस्यीय विधानसभा में किसी को बहुमत नहीं मिल रहा है। बीजेपी 23 से 27 सीटें, कांग्रेस 12 से 16 सीटें, एनपीपी को 10 से 14 सीटें और एनपीएफ को 3 से 7 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बिहार से मामला सामने आया है, जहां बढ़ते अपराध और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव सोमवार को पटना की सड़कों पर उतरे हैं। जाप नेता द्वारा बिहार में बालू और शराब माफियाओं के बढ़ते प्रकोप और बढ़ते भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर राजभवन मार्च बुलाया गया था। ऐसे में हजारों की संख्या में जाप कार्यकर्ता गांधी मैदान के सुभाष चंद्र गोलंबर के पास पहुंचे, जहां पर उन्होंने पप्पू यादव कार्यकर्ताओं का काफिला लेकर राजभवन की ओर निकले। हालांकि जाप कार्यकर्ता जैसे ही जेपी गोलंबर पहुंचे, वहां मौजूद पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। रोके जाने के बाद कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया। तो वहीं ये देखते ही देखते बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी जेपी गोलंबर पर लगा दिया गया। इस दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए वाटर कैनन का प्रयोग किया है, लेकिन कार्यकर्ता तब भी वहां डटे रहे। ऐसे में पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज कर दिया। साथ ही कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज होता देख पप्पू यादव पुलिस के साथ चल दिए। इसके बाद जाप के मुख्य कार्यकर्ता भी कोतवाली थाना पहुंचे और गिरफ्तारी दी। हालांकि थाने में उन्हें गिरफ्तार करने के बजाय थाना अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह द्वारा उन्हें चाय नाश्ता दिया गया और इस दौरान पप्पू यादव बिहार सरकार पर हमलावर होते दिखाई दिए। रोकने के लिए खदेड़ती नजर आई। इसी के साथ अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर पश्चिमी दिल्ली का सुभाष प्लेस इलाका रविवार की देर रात गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा और 3 जिंदगियां खामोश हो गईं। इस पूरे विवाद को आपको बता दें कि ये शुरू हुआ मामला हत्याकांड पर जाकर खत्म हुआ है। गौरतलब है कि खाना बनाने को लेकर हुए विवाद के बाद एक सिरफिरे युवक ने अपनी पत्नी, 2 सालों और साले की पत्नी पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। तो वहीं इस पूरे मामले में आरोपी की पत्नी और 2 सालों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि साले की पत्नी बुरी तरह जख्मी हो गई है। इस दौरान मोहल्ले वालों ने अचानक गोलियां चलने की आवाज सुनी तो पुलिस को खबर दी गई, जिसके बाद फौरन ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और आरोपी हितेंद्र को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से वारदात में इस्तेमाल की गई लाइसेंसी रिवॉल्वर भी बरामद की गई। दरअसल हितेंद्र की पत्नी छोटी छोटी बात पर अपने मायके वालों को घर बुला लिया करती थी। इससे नाराज होकर हितेंद्र चिढ़ता था और रविवार को हुई इस वारदात को उसी का नतीजा माना जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि वारदात के समय हितेंद्र शराब के नशे में धुत था। पुलिस उसका मेडिकल चेकअप करवाने के लिए लेके गई, जिसके बाद पता करने का प्रयास किया गया कि आरोपी ने वारदात के समय शराब पी हुई थी या फिर नहीं। पुलिस बाकी परिजनों से भी इस वक्त पूछताछ कर रही है और इस पूरे मामले में कार्रवाई जारी है।
खबर फतेहपुर से है, जहां फतेहपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के पास ही आपको बता दें कि पहुर गांव के समीप एक पेट्रोल पंप के सामने रज्जन ऑटो इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में सेंध लगाकर चोरों ने चोरी का असफल प्रयास किया। आसपास होटलों में रहने वाले चौकीदारों की भनक से ये चोर भाग खड़े हुए, तो वहीं चोर अपना गमछा छोड़ गए, तो वहीं मिट्टी में जूते के निशान भी थे। आपको बताते चलें कि फतेहपुर के जलाला का रहने वाला श्रवण कुमार ट्रक ऑटो इलेक्ट्रॉनिक का मैकेनिक है। तो वहीं पहुर गांव में चौड़गरा भोगनीपुर हाईवे हमारा पेट्रोल पंप के सामने उसकी दुकान है, जहां पर सोमवार की रात को चोरों ने कछवाहा मार्केट में श्रवण की दुकान के पीछे से सेंध लगाई और फिर काफी मिट्टी खोद डाली। दुकान के पीछे खेत है और चारों ओर झाड़ियां हैं, जिसकी वजह से चोरों ने इसका फायदा उठाया और पीछे लगे बल्ब को तोड़ डाला है। इसकी भनक चौकीदार को लगी, लेकिन तब तक चोर फरार हो चुके थे। गनीमत रही कि चोर दुकान के अंदर नहीं घुस पाए। सुबह इसकी जानकारी तब हुई जब खेत मालिक अपने खेतों में पहुंचे तो मिट्टी देखी, तब मैकेनिक श्रवण को इसकी जानकारी दी गई। और छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा में एक दिल दहला देने वाला वहां से सामने आया है। आपको बता दें कि यहां पर एक प्रेमी ने शाहरुख खान की फिल्म बाजीगर की तर्ज पर एक वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ का है, जहां पर एक पुलिस ने एक लड़की की हत्या के मामले में हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। पुलिस ने बताया है कि एक लड़के ने अपनी प्रेमिका की हत्या के लिए खतरनाक प्लान बनाया, जिसके तहत उसने पहले प्रेमिका से सुसाइड नोट लिखवाया, फिर दुष्कर्म किया, उसके बाद उसकी हत्या कर डाली। दरअसल लड़की के परिजनों ने बीते 2 मार्च को लड़की के लापता होने की रिपोर्ट जैजैपुर थाना में दर्ज कराई थी। इसके बाद ही पुलिस लड़की की तलाश में जुट गई थी और इसी बीच कुछ लोगों ने तालाब में एक अज्ञात लड़की का शव देखा तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने लड़की की पहचान की और बीते 28 फरवरी से लापता उस नाबालिग लड़की को उन्होंने शनाख्त कर ली है। पुलिस ने जब शव की जांच की तो छात्रा के कपड़ों में एक सुसाइड नोट मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि छात्रा के साथ दुष्कर्म भी हुआ है और गला दबाकर उसकी हत्या की गई। तो वहीं इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की तो पता चला कि छात्रा का गांव के ही जवाहर चंद्रा नामक इस युवक से प्रेम संबंध था। इसके बाद पुलिस ने जवाहर चंद्रा को हिरासत में लिया और कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। फतेहपुर के जहानाबाद कस्बा में सोमवार को साप्ताहिक बंदी का असर देखने को मिला है। नगर पंचायत कर्मचारियों ने साप्ताहिक बंदी को सफल बनाने के लिए भ्रमण पर किया और इसके साथ ही लालूगंज बाजार में 2 दुकानदारों की दुकान खुल पाई, जिसकी वजह से दुकानों पर जुर्माना करते हुए 3500 का जुर्माना शुल्क वसूला। साथ ही साप्ताहिक बंदी के अनुपालन हेतु जो व्यापारी हैं उनको चेतावनी भी दी गई। साथ ही अधिशासी अधिकारी उपेंद्र नाथ सिंह के अनुसार जहानाबाद कस्बा में साप्ताहिक बंदी को सफल बनाने के लिए नगर पंचायत प्रयासरत है। इसी मौके पर लिपिक राघवेंद्र सिंह राजकुमार ने ब्रजकिशोर, सुमित तिवारी, निखिल और तमाम ऐसे कर्मचारी वहां पर मौजूद दिखाई दिए और जो भी दुकानें वहां खुली थी उन पर जुर्माना लगाया गया है। खबर एटा से है, जहां एटा के जलेसर थाना इलाके में 4 साल के बच्चे साहिल की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। साहिल की हत्या 4 दिन पहले ही की गई थी और वो अपने पिता और ताऊ को फंसाने के लिए आरोपी ने मासूम साहिल की हत्या कर दी है। 4 महीने पहले आरोपी का प्लांट को लेकर अपने पिता और ताऊ से झगड़ा भी हुआ था। दिनांक 5 मार्च की सायं 5:30 बजे थाना जलेसर पुलिस को सूचना दी गई कि एक 4 वर्षीय अबोध बच्चे की शव एक भूसे के ढेर में दबा मिला है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया, टीमें गठित की गई, क्राइम ब्रांच की भी टीमें लगाई गई। उसके पिता उसको डांटते फटकारते थे और उसके ताऊ इत्यादि जमीन को लेके उसके परिवार से कुछ समय समय पर हल्का फुल्का विवाद होता रहता था और अपने पिता, अपने ताऊ और अपने एक अन्य प्रतिद्वंदी को फंसाने के उद्देश्य से उसने मृतक के जेब में एक पर्ची डाली और इस प्रकार से मुंह पर हाथ रखकर उसके मुंह को दबाकर और गले पर